नमस्कार। जरा सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी जो मसाले और कपड़े बेचने आई थी, वो सिर्फ 85 सालों में हिंदुस्तान की मालिक कैसे बन बैठी। आज हम इसी कहानी के परतों को खोलेंगे। ये कहानी है 1773 से 1858 के बीच के कंपनी राज की। और हाँ, उन ताकतवर गवर्नर जनरलों की, जिनकी हर एक नीति ने हिंदुस्तान का नक्शा और तकदीर दोनों ही हमेशा के लिए बदल दिए। तो सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे व्यापारियों के हाथ में अचानक तलवारें और सत्ता आ गई? देखिए, इसका जवाब छिपा है उन गवर्नर जनरलों के एक एक फैसले में। कभी उन्होंने सुधार किए तो कभी साजिशें रची, कभी जंग लड़ी तो कभी ऐसी संधियां की जिनके जरिए ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, एकदम शुरुआत से, पहले अध्याय से। ये वो दौर था जब कंपनी अपनी फैली हुई बेतरतीब ताकत को एक सिस्टम में, एक शासन में ढालने की कोशिश कर रही थी। और ये नींव डालने का काम जितना जरूरी था, उतना ही उथल-पुथल भरा भी। हुआ ये कि कंपनी का असर और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि ब्रिटिश संसद को लगा कि भाई अब तो दखल देना ही पड़ेगा। इसी का नतीजा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये पहली बार था जब संसद ने कंपनी पर लगाम कसने की कोशिश की और एक बहुत बड़ा कदम उठाया। भारत में बिखरी हुई ब्रिटिश ताकत को एक सेंटर देने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया। और इस पद पर बैठने वाले पहले शख्स थे वॉरेन हेस्टिंग्स। उनका काम बहुत बड़ा था, एक पूरे साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा खड़ा करना था। उन्होंने आते ही उस दोहरी शासन प्रणाली को खत्म किया, जिसमें होता ये था कि कंपनी सिर्फ पैसा वसूलती थी और प्रशासन की जिम्मेदारी नवाब की होती थी। हेस्टिंग्स ने कहा, नहीं, अब पैसा और प्रशासन दोनों सीधे ब्रिटिश कंट्रोल में होंगे। उन्होंने मराठों और रोहिल्लाओं से जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उनका कार्यकाल विवादों से भी भरा रहा, इतना कि सत्ता के बेजा इस्तेमाल और करप्शन के आरोपों के चलते उन पर ब्रिटेन में महाभियोग तक चलाया गया। इसी दौरान 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये भारत में ब्रिटिश कानून के एक नए युग की शुरुआत तो थी, पर यह सिर्फ न्याय का केंद्र नहीं था, ये ताकत का भी एक नया सेंटर था। अक्सर इसके अधिकार क्षेत्र को लेकर पहले से मौजूद भारतीय अदालतों से टकराव होता था। मतलब साफ था कि अब असली हुकूमत किसकी चलेगी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो एक, कह सकते हैं, अव्यवस्थित सिस्टम बनाया था, उसे ठीक करने आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक ऊंचे घराने के अंग्रेज। उनका एक ही मिशन था, भ्रष्टाचार मिटाना और प्रशासन को एक मजबूत ढांचा देना। उन्होंने जो सिविल सर्विसेज बनाई, वो इतनी मजबूत साबित हुई कि बाद में उन्हें ब्रिटिश राज का इस्पाती ढांचा या स्टील फ्रेम कहा जाने लगा। फिर 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया स्थायी बंदोबस्त। ये जमीन से लगान वसूलने का एक नया सिस्टम था। इसमें जमींदारों से वसूला जाने वाला टैक्स हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया। इस नीति ने कंपनी के लिए एक वफादार जमींदार वर्ग तो बना दिया, लेकिन किसानों का क्या हुआ? उन पर इसका बोझ लगातार बढ़ता ही गया और उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होती चली गई। कॉर्नवालिस ने एक बहुत ही व्यवस्थित न्यायिक ढांचा भी तैयार किया। ये बहुत जरूरी था। उन्होंने पहली बार प्रशासन और न्याय के कामों को अलग अलग किया, ताकि शासन में प्रोफेशनलिज्म आए। सबसे नीचे जिला अदालतें, उनके ऊपर प्रांतीय अदालतें और सबसे ऊपर सदर अदालतें। ये पूरा सिस्टम काफी लंबे समय तक भारतीय न्याय व्यवस्था की बुनियाद बना रहा। तो अब कहानी दूसरे अध्याय में पहुंचती है। प्रशासन की नींव तो पड़ चुकी थी और अब फोकस पूरी तरह से बदल गया। अब ध्यान था साम्राज्य के आक्रामक विस्तार पर। ये वो दौर था जब कूटनीति और तोपें दोनों एक साथ मिलकर काम कर रही थी। और इस विस्तार का सबसे शातिर हथियार क्या था? वो थी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। आप इसे एक ऐसा कूटनीतिक जाल समझिए जिसमें फंसने वाली भारतीय रियासतें कागज पर तो आजाद दिखती थी, पर असल में वो पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर हो जाती थी। ये एक तरह का सुरक्षा का सौदा था, जिसकी कीमत थी आजादी। शर्तें देखिए कितनी सख्त थीं। रियासत को अपने ही खर्चे पर ब्रिटिश सेना रखनी पड़ेगी। दरबार में एक ब्रिटिश अफसर, जिसे रेजिडेंट कहते थे, वो तैनात रहेगा। और तो और, रियासत किसी दूसरे राज्य से कैसे रिश्ते रखेगी, ये भी वो खुद तय नहीं कर सकती थी। इस संधि ने धीरे धीरे भारतीय शासकों की सैन्य और राजनीतिक ताकत को पूरी तरह से खोखला कर दिया। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अंग्रेज अब सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं कर रहे थे, वो लोगों की सोच और समाज पर भी अपनी पकड़ बनाना चाहते थे।
ये दौर था सामाजिक सुधारों का, जिसने भारतीय समाज पर बहुत गहरा असर डाला। और इस बदलाव को हवा मिली चार्टर एक्ट से, खासकर 1813 के एक्ट से, जिसने ईसाई मिशनरियों को भारत में काम करने की खुली छूट दे दी। साल था 1829। ये साल भारतीय सामाजिक इतिहास में एक तूफान की तरह आया। ये उस प्रथा के अंत का गवाह बना जो सदियों से समाज का हिस्सा थी और जिस पर आज भी बहस होती है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी। ये ब्रिटिश नीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। जहां एक तरफ इसे एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील कदम माना गया, वहीं दूसरी तरफ कई भारतीयों को लगा कि ये उनकी परंपराओं में सीधा दखल है, और इसी बात ने भविष्य में होने वाले असंतोष के बीज बो दिए। बेंटिंक का एक और बड़ा फैसला था 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम। इसका मकसद कह सकते हैं एक ऐसा भारतीय वर्ग तैयार करना था जो रंग और खून से तो भारतीय हो, लेकिन अपनी सोच, अपनी पसंद और अपनी समझ से पूरी तरह अंग्रेज हो। इस एक नीति ने भारत के एजुकेशन सिस्टम पर ऐसा असर डाला जो आज भी महसूस किया जाता है। और अब हम आते हैं कहानी के अंतिम अध्याय पर। यहाँ कंपनी अपनी ताकत के बिल्कुल शिखर पर है। लेकिन मजे की बात यह है कि यही वो दौर है जब उसकी नीतियां एक ऐसे ज्वालामुखी को तैयार कर रही थीं जो बहुत जल्द फटने वाला था। इस दौर के मुख्य किरदार थे लॉर्ड डलहौजी, ऊर्जा से भरे एक गवर्नर जनरल। मतलब वो एक दोधारी तलवार की तरह थे। एक तरफ उन्होंने भारत को रेलवे, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था जैसे मॉडर्न सुधार दिए, तो दूसरी तरफ वो एक कट्टर साम्राज्यवादी थे जिन्होंने अपनी विलय की नीतियों से भारतीय रियासतों को एक के बाद एक हड़पना शुरू कर दिया। डलहौजी का सबसे कुख्यात हथियार था व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सीधी सी बात थी, अगर किसी शासक का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसकी रियासत को सीधे ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। सतारा, झांसी और नागपुर जैसी कई बड़ी बड़ी रियासतें इसी नीति का शिकार बनी। भारतीय शासकों के लिए यह सरासर धोखा और अन्याय था। लेकिन शायद आखिरी और सबसे गहरी चोट थी 1856 में अवध का विलय। और ये विलय व्यपगत के सिद्धांत पर नहीं, बल्कि कुशासन यानी बैड गवर्नेंस के आरोप में किया गया। अवध, जो इतने सालों से अंग्रेजों का वफादार साथी रहा था, उसे भी नहीं बख्शा गया। इस एक कदम ने पूरे उत्तर भारत के शासकों और आम लोगों में डर और गुस्से की एक लहर दौड़ा दी। तो डलहौजी की विस्तारवादी नीतियों और सामाजिक सुधारों से जो सालों का असंतोष जमा हो रहा था, वो अब एक भयानक विस्फोट के रूप में सामने आया। ये था 1857 का महाविद्रोह, जिसने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिलाकर रख दी। और इस ऐतिहासिक तूफान के वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। उन्होंने न सिर्फ इस विद्रोह को बेहद क्रूरता से कुचलते हुए देखा, बल्कि कंपनी राज का अंत भी देखा। वो उस पूरी प्रक्रिया के गवाह बने जब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन गया, और जिसके बाद वो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वायसरॉय बने। तो ये टाइमलाइन इन 85 सालों के सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से एक संगठित शासन की शुरुआत होती है। 1857 का विद्रोह इस शासन को मौत के मुंह में धकेल देता है, और आखिरकार 1858 के भारत सरकार अधिनियम के साथ कंपनी का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सत्ता अब सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली जाती है। तो सवाल ये उठता है कि कंपनी ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य तो बना लिया, लेकिन क्या वो उस पर सही से शासन करने में कामयाब रही? और उसकी बनाई हुई प्रशासनिक, न्यायिक और सामाजिक विरासत, उसके कौन-कौन से हिस्से आज भी हमारे आधुनिक भारत में जिंदा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास के इस पूरे दौर पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।